आप सभी को बहुत बहुत नमन और इस सफल आयोजन के लिए तुफैल भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। संडे का दिन है, उसके बाद भी आप लोग आए, इतना समय निकाला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले काजल अपना भाषण दे रही थी और काजल ने कहा था कि लंच के बाद लोगों को जगाने के लिए वो मशहूर हैं। तो आपको मैं निराश नहीं करूंगा, हो सकता है मेरी बातें सुनकर आप वापस सोने भी लग जाए, क्योंकि चूंकि मैं पत्रकार हूं और पिछले 3 साल से रिसर्च का काम कर रहा हूं, तो मैं रिसर्च बेस्ड ही थोड़ा सा ज्यादा बोलना चाहूंगा और अपने पुस्तक पर ही आपसे बात करना चाहूंगा, जिसकी बहुत तारीफ कौशलेश ने करी है। मुझे नहीं मालूम इस तारीफ के लायक है कि नहीं है, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको वर्तमान से जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई लोग जब आपकी बातों का, आपके तर्कों का आपके विरोधियों के पास जवाब नहीं होता है और जब आप इतिहास की बातें करते हैं, तो अक्सर वो आपको ये कहकर नीचा दिखाते हैं कि इतिहास में क्या रखा है। और इतिहास की आप जब बात करने लग जाओगे तो इतिहास को नकारने लग जाएंगे या फिर इतिहास को बोलेंगे इतिहास से आज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतिहास 360 डिग्री का एक चक्र है जो खुद को दोहराता है। तो हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम 2 दिन पुरानी बात कहेंगे। 2 दिन पहले आपने देखा कि हावड़ा में क्या हुआ, सासाराम में क्या हुआ, नालंदा में क्या हुआ। तो हावड़ा में जो हुआ उसके 1 दिन पहले ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आता है कि रमजान में मुसलमान जो है वो इस तरह की कोई भी चीज नहीं करेंगे, दंगा फसाद नहीं करेंगे, पत्थरबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस दौरान नमाज में और रोजे रखने में व्यस्त होते हैं। तो जब ये मैंने बयान सुना था तो मुझे बड़ी हंसी आई कि अच्छा हुआ मैंने पुस्तक लिख दी। और मेरी पुस्तक के दूसरे अध्याय का नाम है कलकत्ता रमजान का 17वां दिन। जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था वो रमजान के 17वें दिन हुआ था, जिसको हम डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानते हैं। वो तारीख आप और मेरे लिए या इतिहासकार, जो बाकी इतिहासकार हैं, उनके लिए वो तारीख 16 अगस्त 1946 थी, लेकिन हकीकत में वो रमजान का 17वां दिन था। और रमजान का 17वां दिन क्या था वो मैंने अपनी पुस्तक में इसको जगह दी है, क्योंकि आज के दौर में समझना जरूरी है। क्योंकि ममता बनर्जी जैसे लोग आपको इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन हमारे पास तर्क, तथ्य और सबूत होना चाहिए। तो जब डायरेक्ट एक्शन डे का जब जिन्ना ने ऐलान किया तो उसने जानबूझकर रमजान का 17वां दिन चुना था। और रमजान का जो 17वां दिन था उस साल के, वो 16 अगस्त 1948 थी। और उस दिन एक खास किस्म के पोस्टर जो कलकत्ता का मेयर था उस्मान, उसने छपवाए थे और कलकत्ता के हर मुसलमान को उसने वो पोस्टर बांटे थे। और ये पोस्टर मुझे कहां से मिला, ये सवाल किसी के मन में हो सकता है। तो ये पोस्टर मुझे जीडी खोसला की एक पुस्तक और उनके जो रिसर्च थे उससे मैंने पोस्टर निकाला है। जीडी खोसला वही थे जिन्होंने नाथुराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई थी, तो उनके निष्पक्ष होने पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है। तो मैं आपको सिर्फ पोस्टर, एक जो 17वें दिन, रमजान के 17वें दिन डायरेक्ट एक्शन डे के पहले जो छापा गया था, वो पोस्टर में क्या लिखा हुआ था, वो पैम्फलेट में क्या लिखा हुआ था, वो डॉन अखबार के अंदर जो पहले पेज पर जो विज्ञापन छपा था उसमें क्या लिखा हुआ था, वो सिर्फ मैं आपको 4 या 7 या 8 लाइन पढ़ के सुना दूंगा, तो आज से आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। उस पोस्टर की हेडिंग थी जिहाद के लिए अल्लाह से दुआ। फिर आगे लिखा हुआ था, मुसलमान भाइयों, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि रमजान के पाक महीने में ही आसमान से कुरान उतरी थी। रमजान के 17वें दिन अल्लाह की नेमत से हमारे पैगंबर ने अपने 313 मुसलमान साथियों के साथ बद्र की लड़ाई में बहुत सारे काफिरों पर पहली जीत हासिल की थी। यह जिहाद का आगाज था। यह वही रमजान का महीना है जिसमें सिर्फ 10,000 मुसलमानों ने मक्का पर फतह पाई और फिर और इस तरह से इस्लाम की हुकूमत की नींव डाली। और फला फला इसके आगे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब ये हुआ तो मुझे लगा कि मैंने ये सब लिखकर गलत नहीं किया है, क्योंकि आज भी 1946 की कहानी जो है वो 2023 में दोहराई जा रही है। इसलिए हमें अपने इतिहास को समझना जरूरी है। आपने एक फिल्म देखी होगी, कश्मीर फाइल्स। उसमें जब वो एक दृश्य दिखाया जाता है कि कैसे एक पड़ोसी पता बता देता है अपने हिंदू पंडित का और किस तरह से उसके साथ अत्याचार होता है, कैसे उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। तो लोगों ने बड़ा उस पर, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं इस देश के, उन्होंने बड़ा उस दृश्य को लेकर बहुत सारे बातें की। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था डायरेक्ट एक्शन डे पर, तो मुझे बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी कि किस तरह से उस दौरान भी कुछ लोग इसी तरह का व्यवहार कर रहे थे जो कश्मीर फाइल में दिखाया गया है या जो कश्मीर के अंदर 90 के दशक की शुरुआत में हुआ था।
डायरेक्ट एक्शन डे के जो दंगे हुए थे उसकी जांच के लिए एक आयोग बना था। इसलिए समझना जरूरी है कि हम कई बार चीजों को समझते नहीं। हम जब टीवी में कुछ देख रहे होते हैं या फिल्मों में कुछ देख रहे होते हैं तो हम उसको कथानक मान के उसको हम नकार देते हैं। लेकिन ऐसा इस देश में हो चुका है। ये आपको समझने के लिए जब आप रिसर्च में जाते हैं और जब आप अध्ययन करते हैं दस्तावेजों का तो कई चीजें सामने आती हैं। तो डायरेक्ट एक्शन डे पर जब दंगा हो गया तो इसकी जांच के लिए जो कमेटी बनी वो अंग्रेजों ने बनाई थी। और उसमें किस्सा एक आता है रिटायर्ड जस्टिस बी के रॉय के घर का। जस्टिस बी के रॉय जो थे वो मुस्लिम बहुल इलाके में रहते थे, भद्रलोक के रहने वाले थे कलकत्ता में, जिसको बंगाली भद्रलोक कहा जाता है। उनके पड़ोस में एक अकरम खान रहते थे जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। अकरम खान बहुत ताकतवर नेता थे, बाद में पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे और बांग्लादेश की राजनीति में भी सक्रिय रहे मुजीबुर रहमान के साथ। तो अकरम खान ने उनको भरोसा दिलाया था कि मेरे रहते तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। लेकिन जब रिपोर्ट जो आती है उसमें क्या लिखा है वो पढ़ के सुना देता हूं तो आप आज से उसको करेक्ट कर पाएंगे। अंग्रेजों की उस रिपोर्ट में, डायरेक्ट एक्शन डे की जो रिपोर्ट बनी थी, उसमें लिखा हुआ है कि रिटायर्ड जज बी के रॉय का घर मौलाना अकरम खान, अध्यक्ष बंगाल मुस्लिम लीग के घर के ठीक सामने है। दोनों परिवारों के बीच दोस्ताना और मधुर संबंध थे। मौलाना अकरम ने रॉय परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया था। जब 500 मुसलमानों की हथियारों से लैस भीड़ ने रॉय के घर पर हमला किया तो मौलाना अकरम अपने घर की बालकनी में थे। रॉय परिवार ने मौलाना अकरम से मदद की गुहार लगाई और कहा कि वह दंगाइयों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें रोकें। लेकिन मौलाना अकरम मुड़े और अपने घर के अंदर चले गए। दंगाइयों ने रिटायर्ड जज बी के रॉय के जवान बेटे ए के रॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी। और जब यह घटना हो रही थी तब मौलाना अकरम अपने घर पर ही मौजूद थे। तो ये स्थितियां थीं और ये स्थितियां आज भी नहीं बदली हैं। इसलिए हमें अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए। बहुत सारी बातें अभी काजल ने करी। काजल ने बताया किस तरह से लव जिहाद हो रहा है। जब मैं इसी गांधी हत्याकांड पर रिसर्च कर रहा था, मैं आपको बता दूं, आप सोचोगे जब मैंने पुस्तक गांधी हत्याकांड पर लिखी है तो उसमें डायरेक्ट एक्शन डे क्यों आ गया है, नो आखली क्यों आ गया। उसकी वजह यह है कि गांधी की हत्या कोई ये नहीं थी कि 30 जनवरी की शाम को एक व्यक्ति बिरला भवन में दाखिल होता है और 5:17 पर वो 3 गोलियां गांधी को मार देता है और ये किस्सा खत्म हो जाता है। दरअसल गांधी की जो हत्या की पृष्ठभूमि जो है वो 1946 से ही तेजी से बनना शुरू हो जाती है। हमें बताया जाता है, जो हमारे दिमाग में भर दिया गया, जो बचपन में हम निबंध हमें गांधी के पढ़ाए गए, हम एग्जाम में लिख लिख के पास हुए, जो हमारे दिमाग में जो कूड़ा करकट भरा गया है वो यही कहता है कि हिंदुत्व की वजह से गांधी की हत्या हुई। जबकि आप जब पूरे रिसर्च में जाएंगे, आप जब डिटेल में जाएंगे, आप डेप्थ एनालिसिस जब इस सब्जेक्ट का करेंगे तो आप पाएंगे कि गांधी की हत्या की सबसे बड़ी वजह मुस्लिम तुष्टीकरण की उनकी नीति थी। ना केवल उनकी नीति बल्कि वर्तमान सरकार जो समय की थी उसकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी उसकी वजह से गांधी की हत्या हुई है। लेकिन दुर्भाग्य से जब आप ये बात कहते हैं तो आपके ऊपर ठप्पे लगा दिए जाते हैं, आपको एक खास विचारधारा का आपके ऊपर तरह तरह की लेबलिंग की जाती है। जबकि हकीकत यह है कि गांधी की हत्या की इकलौती वजह मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी, या दूसरी वजह माने तो एक पाकिस्तान के प्रति उनका जो समर्थन था, जो 55 करोड़ रुपए देने की जिद थी, वो भी एक ट्रिगर पॉइंट था। लेकिन गांधी की हत्या, जो एक आप जुमला सुनते होंगे कि भारत की राजनीति के अंदर एक जुमला चलता है कि लाशों पर राजनीति करना, या कहते हैं कि चिताओं पर राजनीति की रोटी सेकना। तो आजाद भारत में अगर किसी व्यक्ति की चिता पर राजनीति की पहली रोटी जो सेकी गई है वो गांधी की लाश पर या गांधी की चिता पर राजनीति की पहली रोटी सेकी गई है। गांधी की हत्या का बहाना बनाकर पूरी हिंदुत्व की विचारधारा को 30-40 साल तक कुचला गया। हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाले उस दौर के नेताओं को जेलों में बंद किया गया, उन संगठन के कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद किया गया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुए, संघ के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुए, आर्य समाज से जुड़े लोगों पर अत्याचार हुए, और जो हिंदुत्व की बात करता था उसको बैकफुट पर धकेल दिया गया। तो इस देश में किसी की लाश, किसी की चिता का पहला राजनीतिक इस्तेमाल अगर होता है तो गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी है। और उनकी लाश का इस्तेमाल करने वाला, उनकी चिता पर राजनीति की पहली रोटी सेकने वाला कोई व्यक्ति है तो वो जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन हमारे दिमाग में भर दिया गया कि अगर हम गांधी हत्याकांड की जड़ की बात करेंगे, गांधी हत्याकांड की असली वजह की बात करेंगे, तो हमें गोडसेवादी कहा जाएगा, हमें गोडसे का समर्थक कहा जाएगा, और ये कहने से हम डरेंगे, इसलिए हम गांधी की हत्या की असली वजह की बात नहीं करेंगे। मैं एक पत्रकार हूं, मेरे मन में सवाल आता, अगर मैं इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार की आलोचना करता हूं, या मैं करता हूं या कोई और करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंदिरा गांधी के हत्यारों का समर्थन कर रहा है। किसी भी देश, इस देश में हुआ है, राजीव गांधी की हत्या हुई। राजीव गांधी की हत्या के बाद कई लोगों ने संपादकीय लिखे, कई आज तक ये बात करते हैं कि राजीव गांधी को श्रीलंका में शांति सेना नहीं भेजना चाहिए थी। क्या ये लोग जो लोग ये बात कहते हैं, क्या वो लिट्टे के समर्थक है?
क्या वो शिवरासन के समर्थक हैं? क्या वो प्रभाकरण के समर्थक हैं? जब इस देश में किसी भी नेता की हत्या होती है तो उससे देश सबक सीखता है। राजीव गांधी की जब हत्या हुई तो उसके बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने श्रीलंका की जो भारत की नीति थी उसमें परिवर्तन किया। उन्होंने श्रीलंका और तमिल लोगों को यह भरोसा दिलाया कि हम भविष्य में आपके यहां शांति सेना जैसा भेजने जैसा कदम नहीं उठाएंगे, आपके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उनके तो बेटे ही प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद भी उन्होंने अपनी पंजाब नीति में जो उनकी मां की थी उस पर परिवर्तन किया। लेकिन गांधी की हत्या का ऐसा बिरला उदाहरण है इस देश के अंदर कि उनकी हत्या से कोई सबक ही नहीं सीखा गया। उनकी हत्या से क्या सबक सीखना चाहिए था? उनकी हत्या का जो पहला सबक था वो ये था कि मुस्लिम तुष्टीकरण की अति मत करो। अगर तुम ये करोगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही हुआ। मुस्लिम तुष्टीकरण की इतनी अति हो गई थी कि एक ये घटना हो गई। इसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण को रोका नहीं गया, उसको और बढ़ाया गया, उसको और बढ़ाया गया। उसका नतीजा हमने 90 के दशक की शुरुआत में, 80 के दशक के अंत में देखा, जब हिंदू उठ के खड़ा हो गया। जब शाहबानो केस होता है तो उठकर खड़ा हो जाता है, उसे लगता है कि क्या हो रहा है। अगर ये 1948 के बाद सत्ता के में बैठे लोगों ने इस चीज को भांप लिया गया होता तो आज इस देश की स्थिति आज से कहीं बेहतर होती। ये मूल सवाल जो हैं गांधी हत्याकांड से जुड़े, इनकी हमें चर्चा करना चाहिए। इसमें एक चैप्टर है नोआखली, क्योंकि नोआखली गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और जब काजल लव जिहाद की बात कर रही थी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोआखली में क्या हो रहा था। नोआखली के अंदर जब दंगों की शुरुआत हुई तो नोआखली में दंगों की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि ये समझना जरूरी है कि बंगाल में अभी भी सब हो रहा है। भले ही नोआखली अभी भारत का हिस्सा नहीं है, वो बांग्लादेश के अंदर पड़ता है, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो बंगाल में हो रहा है उसके पीछे मॉडस ऑपरेंडी जो है 75 साल में भी नहीं बदली है। तो नोआखली में जब दंगा हुआ तो उसकी वजह यह थी कि जो डायरेक्ट एक्शन डे का जो दंगा था वो 4-5 दिन मुस्लिम पक्ष उसमें भारी पड़ा, लेकिन गोपाल पाठा जैसे बहादुर लोग भी थे, रणबांकुरे थे, और उन्होंने इस पूरे पासे को, उस पूरे तराजू को उलट दिया और कलकत्ता में हिंदुओं ने बड़ा जबरदस्त प्रतिकार किया उस दौर में। तो उसके बाद उन्होंने जगह चुनी, ये आज भी आप नोट करिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं कि जगह भी, जब विनोद जी जो बात कर रहे थे किशनगंज की क्यों बात कर रहे थे, पूर्णिया की बात क्यों कर रहे थे, ये मॉडस ऑपरेंडी है। क्योंकि जब आप कहीं पर सफल नहीं हो पाते तो आप ऐसी जगह चुनो जहां आप बहुसंख्यक हो, और नोआखली में वही स्थिति थी। नोआखली में 80% मुस्लिम थे और 20% हिंदू थे, और नोआखली के अंदर इसीलिए उसको, उस इलाके के हिंदुओं को टारगेट किया गया। और उसमें जो जो हुआ, जो आज आप बता रही हैं, जो आज काजल ने आज की स्थिति बताई, वही स्थिति वहां पर थी। वहां पर ये रिसर्च जब मैं नोआखली के दंगों का निकाल रहा था और मैं जब आर्काइव में गया, जो पूरी इस समय की जांच रिपोर्ट मैंने पढ़ी, तो मैं हैरत में पड़ गया कि हो क्या रहा था। वहां पर सिर्फ हिंदुओं का कत्लेआम उनका मकसद नहीं था, उनका मकसद था हिंदुओं को अंदर से तोड़ देना। छोटी छोटी बच्चियों की शादी 55-55 साल के मौलानाओं से करवाई जा रही थी, और जो अफसाना वाला जिक्र काजल कर रही थी उस दौर में भी हुआ। एक निर्मल कुमार बोस थे, अगर आप लोग उनको जानते हो तो निर्मल कुमार बोस दुनिया के बेहतरीन एक शानदार मानव शास्त्री थे, और उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया है, और अमेरिका से पढ़कर वो आए थे। और नोआखली में जब गांधी वहां पर थे तो निर्मल कुमार बोस उनके पर्सनल सेक्रेटरी की भूमिका निभा रहे थे। और निर्मल कुमार बोस ने बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है, माय डेज विद गांधी। वो पुस्तक अभी मौजूद नहीं है क्योंकि वो पुस्तक प्रकाशक उसका प्रकाशन नहीं होता है, लेकिन वो पुस्तक आपको इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। उस पुस्तक में निर्मल कुमार बोस लिखते हैं कि जब वो नोआखली में गांधी के साथ थे तो उन्हें देखकर बड़ा दुख होता था कि उस दौर में मुस्लिम महिलाओं ने भी अपने पुरुषों को ये गलत काम करने से नहीं रोका। और अगर किसी लड़की का किडनैप कर कर वो लाते थे अपने घर में, तो वो मुस्लिम महिला उस बच्ची को या उस महिला को या उस युवती को ये समझाती थी कि तुम हमारी जैसी बन जाओ। गांधी को भी इस बात से देखकर हैरानी होती थी कि ये सब हो रहा है। तो जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो अभी तक है, इसलिए हमें इतिहास का अध्ययन सही परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। इस पुस्तक में गांधी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां थी उसको लेकर मैंने एक लंबा रिसर्च किया है, और मैंने ये पाया है कि उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जो थी वो किस तरह से घातक तो थी, साथ में उनकी लोकप्रियता का स्तर क्या था। उनका लोकप्रियता का जो स्तर था वो उनके जीवन काल में, अगर मैं बहुत खुलकर ये बात कहूं कि 30 जनवरी 1948 को 5:17 पर जब उन्हें गोडसे की 3 गोली लगी, तो उसके ठीक 1 मिनट पहले 5:16 पर उनकी जो लोकप्रियता थी, उनकी जो छवि थी, उनकी जो इमेज थी, वो उनके पूरे जीवन के सबसे निचले स्तर पर थी। लेकिन हमें बताया नहीं जाता है।
तो उनकी स्थिति क्या हो गई थी उसका मैंने अध्ययन इस पुस्तक में करने की कोशिश की और उसको पेश करने की कोशिश की है। मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि गांधी के लिए लोग क्या सोचते थे। हमें बताया जाता है कि गांधी जो थे वो पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो जाता था। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब आजादी के दिन वो कलकत्ता में मौजूद थे और ठीक आजादी के 15 दिन बाद भीड़ ने गांधी की हत्या की कोशिश की थी। कोई गोडसे मारने नहीं आया था उनको, इस देश के नागरिक हैदरी मेंशन जहां गांधी सोहरावर्दी के साथ रुके हुए तो उसको घेर लिया था और गांधी पर लाठी फेंकी गई थी। गांधी बाल बाल बच गए थे और यह बात कोई प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा। गांधी ने जो अगले दिन बयान जारी किया था उसमें लिखा था कि अगर वो लाठी मुझे पड़ जाती तो मैं वहीं मर जाता। उनके पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर थे, उन्होंने भी ये बात लिखी जो चश्मदीद थे उस घटना के। तो सोचिए गांधी की स्थिति इस देश में यह थी कि आजादी के 15 दिन बाद भीड़ उनकी मॉब लिंचिंग कर रही थी। जब उन्होंने आखिरी अनशन किया तो बिरला भवन में शरणार्थियों की भीड़ उनको घेर लेती थी और जो कपूर आयोग की रिपोर्ट में बात आती है कि एक दिन भीड़ ने इतना बुरी तरह से बिरला भवन को घेर लिया था कि अगर नेहरू भीड़ के अंदर घुसकर हाथापाई करके भीड़ को नहीं रोकते तो भीड़ बिरला भवन पे हमला कर देती और गांधी की जान उसी दिन चली जाती। ये किशोर चांदीवाला ने अपनी गवाही के अंदर कपूर आयोग को बताया जो गांधी की हत्याकांड के लिए बना था। तो ये स्थिति गांधी की थी और गांधी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को लेकर लोग छोड़िए, शरणार्थी तो छोड़िए, सरदार पटेल के भाव क्या थे ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमें बताया गया कि सरदार पटेल सबसे सच्चे सिपाही थे गांधी के। उन्होंने गांधी के कहने पर प्रधानमंत्री पद का या कांग्रेस अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया था। लेकिन अंतिम दिनों में सरदार पटेल की भी कह सकते हैं कि जो सोच थी वो गांधी को लेकर बदल गई थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मौलाना आजाद ने अपनी पुस्तक में लिखी जिसको मैंने इसमें कोट किया है। एक मीटिंग हो जब गांधी ने अपने आखिरी अनशन का ऐलान किया और गांधी जब जानकारी देते हैं कि वो कल से अनशन पे जा रहे हैं तो उस वक्त उनके साथ जवाहरलाल नेहरू होते हैं, मौलाना आजाद होते हैं, सरदार पटेल होते हैं। तो सरदार पटेल और गांधी के बीच में बहुत ऊंची आवाज में बातचीत होने लगती है। सरदार पटेल गुस्से में गांधी से बात करने लगते हैं, ऐसा मौलाना आजाद लिख रहे हैं। तो मौलाना आजाद और नेहरू उन्हें टोकते हैं कि सरदार आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बापू को तकलीफ होगी। तो भी सरदार रुकते नहीं और अगले दिन उन्हें बॉम्बे जाना था जो आज मुंबई कहते हैं जिसको हम, वो उठ के खड़े होकर बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूं। तो मौलाना आजाद ने उनको रोका, बोला आप मुंबई मत जाओ, दिल्ली में आपकी जरूरत है। तो सरदार पटेल के ये शब्द थे जो कभी हमें नहीं बताए गए। सरदार पटेल के ये शब्द थे कि मैं दिल्ली में रुककर क्या करूंगा जब बापू ने हिंदुओं के चेहरे पर कालिख मलने का फैसला कर लिया है। और ये कहकर वो उठे और उठकर मुंबई चले गए। ये इतिहास में दर्ज है और ये बात किसी प्रखर श्रीवास्तव ने नहीं कही है, ये मौलाना आजाद लिख कर गए। तो मौलाना आजाद की धर्मनिरपेक्षता पर तो कोई सवाल उठा नहीं सकता इस देश में। तो मौलाना आजाद ने बोला होगा तो सही बोला होगा। एक चौधरी गजनफर अली थे, बहुत बड़े नेता थे मुस्लिम लीग के, और मुस्लिम लीग के नेता होने के बाद भी उनके अंदर ये चीज थी कि उन्होंने जो पुस्तक लिखी है पाथवे टू पाकिस्तान, जो वो भारत में प्रतिबंधित है, मिलती नहीं है। तो मुझे एक पाकिस्तान के एक लिंक के थ्रू वो मुझे पुस्तक का उसका पीडीएफ हासिल हुआ था। तो पाथवे टू पाकिस्तान जो चौधरी खलीकुज्जुमा थे जिन्होंने पुस्तक लिखी है, तो वो मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे। जब जिन्ना मर गए तो जिन्ना के मरने के बाद उन्हें ही जो है मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का अध्यक्ष बनाया गया था। तो पाथवे टू पाकिस्तान में वो किस्सा लिखते हैं। अब मैंने आपको सरदार पटेल का किस्सा बताया, मैं आपको अब खलीकुज्जुमा चौधरी का किस्सा बताता हूँ कि वो जब गांधी से मिलने के लिए गए तो उन्होंने गांधी के साथ कुछ बातचीत थी। वो उनका गांधी कह रहे थे कि आप जिन्ना को जाके समझाओ कि पाकिस्तान में हिंसा रोके तो इधर हिंसा रोके, जो भी इनके बीच में बातचीत का एजेंडा था। तो बातचीत जब दोनों के बीच में होने लगी तो गांधी ने एक चिट्ठी निकाली और खलीकुज्जुमा चौधरी के सामने बढ़ा दी और कहा इसको एक बार पढ़ो तो सही। तो वो चिट्ठी रामदास गांधी की थी, गांधी के सबसे प्रिय पुत्र थे जिन्होंने गांधी को मुखाग्नि दी थी। रामदास गांधी की चिट्ठी जब चौधरी खलीकुज्जुमा पढ़ते हैं और पाथवे टू पाकिस्तान में वो लिखते हैं कि उस चिट्ठी के अंदर ऐसी भाषा लिखी हुई थी अपने पिता के लिए और उसका निष्कर्ष उस चिट्ठी का यही था कि बापू आप हिंदुओं के लिए अभिशाप बन चुके हो। ये खलीकुज्जुमा चौधरी ने लिखा है और रामदास गांधी के भाव थे अपने पिता के बारे में कि आप हिंदुओं के लिए अभिशाप बन चुके हो। उनका बेटा उनके बारे में सोच रहा था, उनका जो सबसे सच्चा सिपाही था सरदार पटेल वो उनके बारे में ये सोच रहे थे। तो गांधी की स्थिति उस दौर में इस तरह की बन गई थी। एक और विषय है जिसको मैं इस पुस्तक में छूने की कोशिश की, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसकी वजह से हमें बैकफुट पर धकेला जाता है, हमें कॉर्नर किया जाता है। वो सवाल ये है कि लोग बोलते हैं कि 2014 के बाद नाथुराम गोडसे का महिमा मंडन शुरू कर दिया और एक खास विचारधारा महिमा मंडन को बढ़ा रही है। वो आपको धोखा दे रहे हैं। नाथुराम गोडसे अपने जीवन में अपने जीते जी वो कल्ट बन गया था और ये बात तमाम दस्तावेजों में सामने आती है। जस्टिस खोसला लिखते हैं, वो जो आप में से ज्यादातर लोगों को वो चीज मालूम होगी, जब वो अपने अदालत के अंदर अपना बयान दे रहा था तो महिलाओं को सुबकने की आवाज आती थी, पुरुष खांसते वक्त अपने रुमाल
खोजने लगते थे। और अगर उसने वहां मौजूद, जस्टिस खोसला लिखते हैं कि अगर मैं वहां मौजूद जूरी को के हाथ में, वहां पर मौजूद भीड़ को ज्यूरी बना लेता और उनके हाथ में फैसला सौंप देता, तो नाथुराम गोडसे को बाइज्जत बरी कर देते। तो ये उस वक्त में नाथुराम गोडसे जीते जी कल्ट बन गया था, कुछ लोगों की नजर में वो नायक बन गया था। और अब ये जो बात कहते हैं कि 2014 के बाद ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये 1948 में ही होना शुरू हो गया था। ऐसे कई किस्से सामने आते हैं। जब उस वक्त में, अगर पुराने लोग, बुजुर्ग लोग यहां पर बैठे हैं, उन्हें मालूम होगा कि पुराने जमाने में जब सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाई जाती थी तो एक न्यूज रील चलाई जाती थी। उस वक्त उसमें फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया की न्यूज रील होती थी। तो उस न्यूज रील के अंदर दिखाया जाता था कि कैसे कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है। और जब नाथुराम गोडसे की तस्वीरें सिनेमा हॉल में आती थी तो लोग तालियां बजाने लगते थे। तो इससे सरकार डर गई, उसने वो रील वापस ले ली। नाथुराम गोडसे के परिवार ने जब ये अंतिम इच्छा उसके सामने रखी, अपने परिवार ने कहा कि उसके शव को हमें दे दिया जाए, तो सरकार ने मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसको फांसी देने के बाद जेल के अंदर ही जला दिया गया। और जेल के अंदर उसकी जो चिता सजाई गई, उसकी मुखाग्नि उसका छोटा भाई गोपाल गोडसे साथ पास जेल में ही बंद था, लेकिन उसको मुखाग्नि नहीं देने दी गई। तो पहले तो जीते जी नाथुराम गोडसे से डरी, उसके बयानों से डरी, उसके बयानों पर प्रतिबंध लगाया डर के मामले, डर कर। फिर फांसी के बाद उसके शव से डरी, और शव से डरने के बाद उसकी राख, उसकी अस्थियों से भी डरी सरकार। उसके शव को जलाने के बाद, और रॉबर्ट पेन ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, रॉबर्ट पेन लिखते हैं, अमेरिका के बहुत बड़े लेखक थे, और उनकी लिखी पुस्तक पर ही गांधी फिल्म बनी है हॉलीवुड की, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। वो लिखते हैं कि जब नाथुराम गोडसे को उसकी चिता जब जला दी गई, तो उसकी राख हटाकर वहां पर घास बो दी गई, जिससे किसी को ये मालूम ना पड़े कि यहां पर जलाया गया और भविष्य में स्मारक ना बन जाए। तो सोचिए, उस वक्त में लोगों को यह डर था, उस वक्त की नेहरू सरकार को यह डर था कि नाथुराम गोडसे का स्मारक बन सकता है अंबाला जेल में, इसलिए कर दिया गया। और बहुत लोग जानते हैं कि नाथुराम गोडसे के पुणे के घर में अस्थियां रखी हुई हैं, लेकिन वो अस्थियां वहां तक पहुंची कैसे, ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं। नाथुराम गोडसे को जलाने के बाद, उसके शव से डरने के बाद सरकार को उसको अस्थियों का डर लगा। तो उसकी अस्थियों को नारायण आप्टे, जो उसके साथ जिसको फांसी दी गई थी, उसकी दोनों की अस्थियों को 2 पीपों में बंद रखकर, 2 पुलिस वाले, मैं उस जगह को देख कर आया हूं इसलिए मैं बता सकता हूं, 2 पुलिस वाले ट्रेन में बैठे, और घग्गर नदी जो अंबाला के पास गुजरती, वहां पे एक शंभू बैरियर करके एक ब्रिज आता है, वहां पर वो दोनों पीपे फेंक दिए गए। उस वक्त हिंदू महासभा के एक अंबाला के नेता होते थे, वो द ट्रिब्यून के पत्रकार भी थे, उन्हें जानकारी कहीं से प्राप्त हो गई, तो अपने वो कुछ कार्यकर्ताओं के साथ गए और वो 2 पीपे वहां से वो उठाकर लाए और वो परिवार तक वो पहुंचे। तो मैं ये बताने का मतलब मेरा ये है कि ये जो कहा जाता है 2014 के बाद जो हो रहा है, क्योंकि हमने, कुछ लोगों ने, वामपंथियों ने और जिस देश के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने 2014 को एडी और बीसी बना लिया, ईसा पूर्व ईसा बाद। ऐसा कुछ नहीं है। वो जीते जी अपने जीवन, जब वो उसको फांसी नहीं थी उसके पहले वो कल्ट हो गया था, कई लोगों के लिए नायक हो गया था। मौलाना आजाद अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि नाथुराम गोडसे जब पहली बार शिमला हाईकोर्ट के अंदर पेश हुआ, तो उस पहनने के लिए स्वेटर नहीं था उसके पास, तो ठंड में ठिठुर रहा था। तो शिमला की में जो अदालत के अंदर जो लोग बैठते थे, वो एलिट क्लास के लोग उसको देखने के लिए आए थे। और ये वो आज का शिमला नहीं जिसमें हर समाज का हर तबका रहता है। तब शिमला में सिर्फ एलिट क्लास रहता था, भारत के बड़े बिजनेस टाइकून्स, आईसीएस अधिकारी, जजेस, इस तरह के लोग शिमला के अंदर रहते थे। तो जाहिर है कि कोर्ट के अंदर भी उन्हीं परिवारों की महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। तो जो पहली बार जब वो कोर्ट के अंदर आया, तो थोड़ा सा कांप रहा था, ठंड थी, जून का महीना था, थोड़ी ठंड लग रही थी उसको। तो महिलाएं उसको देखकर द्रवित हो गई। तो अगले दिन से जो है उसके पास स्वेटर बुनकर पहुंचता, अगली पेशी पर वो आया तो उसके लिए स्वेटर बुनकर महिलाएं पहुंचाने लगी। तो मौलाना आजाद बड़े दुखी हुए, अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इस तरह का संभ्रांत घरों की महिलाएं जो है नाथुराम गोडसे को स्वेटर बुनकर भेज रही थी। और ये जिक्र आता है कि उसको चिट्ठियां मिलती थी कि ये जो मैंने पीले रंग का स्वेटर भेजा है आपको, अगली पेशी पर ये पहनकर आना। नाथुराम गोडसे उन महिलाओं को खुश करने के लिए कि उनको अच्छा लगेगा, उनकी मेहनत से इतना स्वेटर बुनकर भेजा है, तो वो स्वेटर पहनकर वो आता था। तो उसके लिए स्वेटर बुनने वाली कौन महिलाएं थी? शिमला में ना तब संघ था, क्योंकि आपने तो उसको कुचल दिया था, आपने तो बैन लगा रखा था उस पर। तब वो आरएसएस भी शिमला में मौजूद नहीं था। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ का तो गठन भी नहीं हुआ था। हिंदू महासभा पे आप प्रतिबंध लगा चुके थे। तो कौन लोग थे जो नाथुराम गोडसे का समर्थन कर रहे थे उस दौर में? लेकिन आरोप आज के दौर के लोगों पे लगाया जाता है। आज जो हिंदुत्व की बात करता है या जो गांधी की नीतियों की आलोचना करता है, उसको दबाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तो हमको ये चीजें समझने के लिए गांधी हत्याकांड को मैंने इसलिए रिसर्च का आधार बनाया क्योंकि वो एक काल है 1946 से लेकर 1948-49 का काल। इसमें मालूम पड़ता है कि इस देश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा था। मैं शरणार्थियों की जब मैं कहानी पढ़ता हूं, तो मैं कई बार हुआ कि पुस्तक लिखते लिखते मैं डिप्रेशन में चला गया। ये हुआ मेरे साथ।
क्योंकि जब मैं दस्तावेज खंगालता था, जब मैं उनकी स्थितियां पढ़ता था, जब मैं गांधी के भाषण उस दौर के पढ़ रहा था, एक बहुत किस्सा बताता हूं, क्योंकि मैंने मौसम विभाग के जरिए भी इस बात का अध्ययन किया कि वो सबसे ऐसा साल था 1948 की जो ठंड थी, 1947 की जो ठंड थी, दिल्ली में उस साल ठंड के साथ साथ पानी भी बरस रहा था। तो एक दिन आकाशवाणी पे गांधी का भाषण प्रसारित होने वाला था। तो शरणार्थियों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ी, उनको बड़ी उम्मीद थी कि बापू आज हमारे लिए कुछ बोलेंगे। तो बापू का जो भाषण होता है, गांधी का जो भाषण उस ऑल इंडिया रेडियो में होता है, तो वो ठंड का जिक्र करते हैं। तो ठंड का जिक्र करते हुए वो ये नहीं कहते कि इनको जो खाली पड़े मुस्लिमों के घर हम आपको दे देते हैं या आपके लिए अच्छे टेंट का इस्तेमाल कर देते हैं। वो अपने भाषण में ये बात कहते हैं कि आपको जो दान में रजाइयां मिली हैं, जो आपको कुछ कार्यकर्ताओं ने और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रजाइयां मिली हैं, तो ये ठंड में, ये ओस में गीली हो सकती है, तो इनके लिए आप अखबार के कागज इनके ऊपर बिछा लिया करें ओढ़ने के बाद, जिससे ये गीली नहीं होंगी। तो इस तरह के सुझावों की जरूरत नहीं थी शरणार्थियों को। शरणार्थियों को एक छत की जरूरत थी, और इस छत की जरूरत के लिए गांधी ने क्या उनके साथ किया, ये इस पुस्तक में दर्ज है। किस तरह से गांधी ने जो मुस्लिमों के खाली पड़े घर थे वो नहीं उनको देने दिए गए, जबकि पाकिस्तान में यही हो रहा था। संसाधन दोनों सरकारों के पास नहीं थे। ये एक आपस की डील थी कि जो घर हिंदुओं ने खाली करे गए किए हैं वो यहां से गए मुसलमानों को मिले, और यही स्थिति यहां पे दोहराई जानी चाहिए थी। और ये बात सरदार पटेल भी करते थे, एनबी गाड़गिल जो समय पीडब्ल्यूडी मंत्री थे वो भी करते थे, लेकिन नेहरू, मौलाना आजाद और गांधी की तिकड़ी ये होने नहीं देती थी, और जितने शरणार्थी थे वो ठंड में ठिठुरते रहते थे। ये स्थितियां हो गई थी इस देश के अंदर, जिस देश में अपना सब कुछ गवाकर, जो अपनी हवेलियां छोड़कर, अपनी दुकानें लाहौर की छोड़कर वो इस देश में आए थे, उनके साथ ये व्यवहार हो रहा था। तो इन स्थितियों में हत्या की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ये कोई घटना ऐसी नहीं है कि एक दिन ऐसा हुआ और ऐसा करके ऐसा हो गया। ये लगातार हो रहा था। गोडसे जब गांधी की जब पहली हत्या का उसने प्रयास किया था, वो 20 जनवरी को उसने किया था। इसमें मदन लाल पहावा, उसके अन्य 6 साथी थे। ये भी लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब हम गांधी की हत्या पर कुछ लोग जब हिंदुत्व पर उंगली उठाते हैं, तो उंगली उन लोगों पर भी उठाई जाना चाहिए, उस दौर के उन नेताओं पर भी, जो गांधी की, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनकी गांधी के ऊपर थी। अगर कुछ लोग खुद को नेहरूवादी बताते हुए, नेहरू का महिमा मंडन करते हुए ये बात कहते हैं कि इस देश में एम्स की स्थापना, आईआईटी की स्थापना, इसरो की स्थापना का श्रेय, कारखानों की स्थापना का श्रेय अगर नेहरू को जाता है, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल को इस देश की एकीकरण का श्रेय जाता है, तो उन लोगों को यह भी कहना चाहिए कि गांधी की हत्या हो गई, गांधी की जान नहीं बचा पाए, इसका ठीकरा भी नेहरू और पटेल पे फोड़ा जाना चाहिए। लेकिन कोई ये बात नहीं कहता, क्योंकि कोई ये बात कहेगा तो वो जो नैरेटिव सेट करना चाहता है, वो नैरेटिव वो सेट नहीं कर पाएगा। गांधी पर 20 जनवरी को पहला हमला होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। 6-7 साथी होते हैं नाथूराम गोडसे के। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, दिगंबर बड़गे, शंकर किस्तैया, मदन लाल पहावा, गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे। ये 7 लोग बिरला भवन में जाते हैं 20 जनवरी को। प्लान ये होता है कि पहले मदन लाल पहावा एक शरणार्थी था, उसकी भी बड़ी दर्दनाक कहानी मैंने इस पुस्तक में लिखी है। तो मदन लाल पहावा जो है, वो बम, पहले एक बम फोड़ेगा। जैसे ही बम फोड़ेगा, भगदड़ मचेगी, हथगोले फेंकेंगे बाकी लोग, और दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया दिगंबर बड़गे का नौकर था। दिगंबर बड़गे सामने से गांधी को गोली मारेगा, शंकर किस्तैया गोली मारेगा और गांधी खत्म हो जाएंगे। तो 20 जनवरी का हमला अगर कामयाब हो जाता, तो गोडसे गांधी की हत्या में शामिल नहीं होता। हत्यारे के नाम जो लिखा है कानून की किताबों में, वो दिगंबर बड़गे का नाम होता। लेकिन जैसे ही मदन लाल पहावा ने बम फोड़ा, मदन लाल पहावा स्पॉट पे ही पकड़ा गया। मदन लाल पहावा पे शाम को जब गांधी को मालूम पड़ा कि एक शरणार्थी ने बम फोड़ा, उसका नाम मदन लाल पहावा है, तो गांधी ने कहा कि इस पे पुलिस बल प्रयोग ना करे। लेकिन पुलिस की, और आज की पुलिस हो चाहे उस दौर की पुलिस हो, गांधी की अहिंसा पे कभी पुलिस का विश्वास नहीं रहा। पुलिसिंग होती भी नहीं है अहिंसा की बातें करके। तो मदन लाल पहावा पे जमकर लाठियां जब बरसाई पुलिस ने, जब टॉर्चर किया, तो उसने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया। उसने एक एक जानकारी गोडसे के बारे में, आप्टे के बारे में, विष्णु करकरे के बारे में, दिगंबर बड़गे के बारे में, गोपाल गोडसे के बारे में पुलिस को शाम को बता दी। उसने बता दिया कि गांधी की हत्या का जो मास्टरमाइंड है, जो गांधी की हत्या, जो जिसका पूरा इसने इसकी ये रचना की है, उसका नाम उसने नहीं बताया, लेकिन उसने ये बता दिया कि वो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र अखबार का संपादक है। हिंदू राष्ट्र कोई छोटा मोटा अखबार नहीं था। पुणे और उसके आसपास के इलाकों में उसकी हजारों और सैकड़ों प्रतियां बिकती थी, लेकिन पुलिस उस संपादक को नहीं ढूंढ पाई। उस संपादक का नाम नाथूराम विनायक गोडसे था। उसने, मदन लाल पहावा ने बता दिया कि नारायण आप्टे उस अखबार का मैनेजर है, वो उसके साथ है। विष्णु करकरे के, तो उसने नाम बता दिया कि अहमदनगर में उसका होटल है, उस होटल का ये नाम है। उसके बाद भी पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया।
ये सोचने वाली बात है कि क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं कहता हूं कि एक कांस्टेबल को, दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को भी मदन लाल पहावा का बयान दे दिया जाए और कहा जाए कि देखो ये इसने सुराग दिए हैं, तुमको इनको गिरफ्तार करना है, वो कांस्टेबल अकेला 3 से 4 दिन के अंदर इन सबको जेल के अंदर पहुंचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पूरा रिसर्च मैंने इसके अंदर किया है, इसको बहुत विस्तार में अगर मैं इसको चले जाऊंगा, इतनी चूके हैं, इतनी चूके हैं, इतनी चूके हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा और सुनते सुनते थक जाएंगे। मतलब बच्चे जब चोर पुलिस का खेल खेलते हैं ना भाई साहब, जो हम सब ने बचपन में खेला होगा चोर पुलिस का खेल, हम लोगों ने भी चोर पुलिस का खेल खेलते हुए ऐसी गलतियां नहीं की होंगी जो उस समय की दिल्ली पुलिस, सीआईडी, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, पुणे की पुलिस और अहमदनगर की पुलिस ने की है। नेहरू और पटेल ने बार बार ये दलील दी गांधी की जब हत्या हो गई कि बापू तो चाहते ही नहीं थे उन्हें सुरक्षा दी जाए। तो भाई बापू की कौन सी बातें तुम मान रहे थे? बापू तो कहते थे सेना नहीं होना चाहिए, गांधी तो कहते थे कि पुलिस नहीं होना चाहिए, गांधी तो कहते थे पाकिस्तान को 55 करोड़ दे दो, वो तो तुमने दे दिए खैर। उसके बाद गांधी तो कहते थे कि औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए, गांधी तो कहते थे कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो। तुमने गांधी की 100 बातें नहीं मानी। गांधी ने जो 101 भी बात बोली कि मुझे सुरक्षा मत देना, आपने वो मान ली। मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं कि इन लोगों से बेहतर तो मुस्लिम लीग की सरकार थी सुरक्षा देने के मामले में। जब गांधी नोआखली गए तो मुस्लिम लीग के उस समय जो मुख्यमंत्री थे, जिसको बंगाल का कसाई कहते हैं, सूरावर्दी, उसको डर था कि कोई मुसलमान जो है गांधी को मार सकता है, तो गांधी के साथ सेना की बख्तरबंद गाड़ियां चलती थी, जिसको अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। वो सेना की बख्तरबंद गाड़ियों के बीच में नोआखली के गांवों के अंदर जाता था, हथियारबंद पुलिस के साथ जाता था। तो गांधी से जब लोग बोलते थे कि आप तो अहिंसा की पुजारी हैं, आपके साथ ये सुरक्षा क्यों रहती है, तो गांधी बोलते थे कि मैं इसका विरोध करता हूं, लेकिन सरकार ने मुझे दे रखी है, मुस्लिम लीग सरकार ने, तो मैं लौटा नहीं सकता, वो उनको ही वापस देनी पड़ेगी। तो आप भी करते, आप तो चेले थे, आप तो उनकी नाम पर राजनीति करके यहाँ एक प्रधानमंत्री बना था, एक कहां तक पहुंचा था। तो सुरक्षा देते ना, सादी वर्दी में रखते, कुछ नहीं था तो कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता रखते। लेकिन नहीं, गांधी की हत्या के लिए कोई जिम्मेदार है तो ना नेहरू और पटेल सुरक्षा में नाकाम हुए, वो जिम्मेदारी नहीं है। गांधी की हत्या किस नीतियों की वजह से हुई, मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति, वो भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है हिंदुत्व। और सुनते सुनते 75 साल आज हमको हो चुके हैं। तो इस नैरेटिव को हमको बदलना होगा, हमको सत्य की जड़ में जाना होगा, हमको ये बताना होगा कि किस वजह से क्या क्या हुआ था। मुझे लगता है कि मेरा समय समाप्त हो चुका है। चलिए ठीक है। तो ये जो स्थितियां बन गई थी, ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि गांधी की पोजीशनिंग और क्या स्थिति थी। बहुत से लोग जब गांधी हत्याकांड की बात आती है तो एक सवाल उठता है जो आज तक मुझे लगता है कि असल में वीएस नायपॉल ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि इतिहास जैसी जरूरी चीज को इतिहासकारों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। कौशलेश भी इस पर बहुत काम कर चुके हैं। तो अब दिक्कत क्या है जो वामपंथी इतिहासकारों को हम जैसे लोगों से हो रही है, कौशलेश जैसे लोगों से हो रही है और बाकी और लोगों से हो रही है, कि क्या होता है कि प्रागैतिहासिक काल में जो हुआ, जो रामायण महाभारत के युग में जो हुआ या जो मध्यकाल में जो हुआ, उसको समझने के लिए, उसका ज्ञान होने के लिए एक विशेष साइंस को समझने की आवश्यकता होती है। उस बहुत सारी शैलियां होती हैं, शिलालेख पढ़ना आना चाहिए, उस वक्त की भाषा आना चाहिए। लेकिन 1920 के बाद के इतिहास को पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं आना चाहिए, आपके अंदर जिजीविषा होना चाहिए और आपके अंदर रिसर्चर की एक काबिलियत होना चाहिए और सच खोजने की क्षमता होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ नेशनल आर्काइव में पड़ा हुआ है। उस दौर के सभी नेताओं ने अपने किताबें लिखी हैं, उस दौर के सभी पत्रकारों ने अपने मेमायर लिखे हैं, उस दौर के अखबार मौजूद हैं, उस दौर के अंग्रेजों की रिपोर्ट मौजूद है, अंग्रेज अधिकारियों के संस्मरण मौजूद हैं। आपको पढ़ के उन्हें कड़ियों में पिरोने की जरूरत है। लेकिन हैरत की बात है कि भारत का जो बंटवारा होता है, हमको बचपन से क्या पढ़ाया गया? हमको बचपन से यही पढ़ाया गया ना कि गांधी ने हमेशा एक बात कही, गांधी ने हमेशा एक बात कही कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। ये कहा, ये हमने बचपन से सुना ना कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, या पाकिस्तान बनाने से पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दो। मेरे मन में भी सवाल आता था, मेरे मन में भी ये सवाल आता था कि फिर बंटवारा कैसे हुआ? तो 23 मार्च 1940 को जिन्ना जो है पाकिस्तान प्रस्ताव पारित करता है लाहौर में, जो लाहौर प्रस्ताव कहते हैं। तब से लेकर अपनी मृत्यु तक गांधी ये कहते रहे, नहीं पाकिस्तान का समर्थन नहीं करता, पाकिस्तान तो मेरी लाश पर बनना चाहिए था, पाकिस्तान तो मेरी लाश पर बनेगा। करीब करीब कितने दिन हो गए इसमें? करीब करीब इसमें 7 साल 10 महीने का समय होता है। 7 साल 10 महीने तक वो रोज ये बोलते रहे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, या पाकिस्तान बनाने के पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दो। लेकिन 2 दिन ऐसे आए जिस दिन वो अगर ये बात कहते तो शायद इस देश के 2 टुकड़े नहीं होते, मां भारती के 2 टुकड़े नहीं होते। और वो 2 दिन थे जब पहली बार 2 जून 1947 को
पाकिस्तान की घोषणा होती है तो जो रेडियो के अंदर प्रसारित होती है, माउंटबेटन, नेहरू और जिन्ना उस दिन भाषण देते हैं, तो उसके पहले के भाषणों का जब मैंने अध्ययन किया, वो सब गांधी, संपूर्ण गांधी वांग्मय में पढ़े हुए हैं, तो गांधी ने टोन डाउन कर लिया था अपने आप को। वो 2 दिन पहले एक भाषण के अंदर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान बन रहा है तो ये सिर्फ मुसलमानों ने थोड़ा मांगा है, इसमें तो हिंदू और सिख भी शामिल है। मुझे तो याद नहीं पड़ता किस हिंदू और सिख ने पाकिस्तान मांगा था। भाई हिंदू और सिख पाकिस्तान मांगेंगे क्यों? लेकिन गांधी अपने अंतिम, जब पाकिस्तान बनने लगा तो सारा ठीकराव जो है वो हिंदू और सिखों पे फोड़ने लगे। तो 2 जून को जब भाषण उनका ऑल इंडिया रेडियो के अंदर प्रसारित हो गया और भारत के विभाजन की घोषणा हो गई, माफ कीजिएगा पानी पी रहा हूं, पानी पी के कोसने में अलग ही मजा। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए डिसिप्लिन्ड आर्मी चाहिए होती है। कमांडर जब उसके पास माइक है ना, तो ये जितने भी गंगाधर लोग हैं ख्याल रखें इस चीज का। तो गांधी 2 जून को चुप रहे। 3 जून को पूरे देश को उम्मीद थी, 3 और 4 जून को, कि गांधी आज आमरण अनशन का ऐलान करेंगे बंटवारे के खिलाफ, या कोई सत्याग्रह का ऐलान करेंगे। ये मन में आपके अब सवाल आ रहा होगा ना कि गांधी ने कभी आमरण अनशन का ऐलान क्यों नहीं किया बंटवारे के खिलाफ? तो 4 जून को जब उनका भाषण होता तब भी वो इसी तरह की बातें करते हैं, बोला मेरी सुनता कौन है, मेरी कांग्रेस सुनता कौन है। तो एक युवा दंपत्ति होते हैं, नई नई शादी हुई होती है, उस समय गांधी यहाँ की वाल्मीकि बस्ती में रुका करते थे। तो युवा दंपत्ति बंटवारे के खिलाफ अनशन पर बैठ जाते हैं। तो गांधी उनके लिए एक प्रार्थना सभा के अंदर कहते हैं कि इस तरह के अनशन को मैं नहीं मानता, अगर ये युवा दंपत्ति मर भी गया तो मुझे इनकी चिंता नहीं है, क्योंकि अनशन ऐसे नहीं किया जाता, अनशन अंतरात्मा की आवाज पे किया जाता है। मतलब अंतरात्मा की आवाज सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी के पास है, वो अंतरात्मा की आवाज उस युवा दंपत्ति के पास नहीं थी जो गांधी के शिष्य थे। गांधी उनको 2-3 दिन तक उन युवा दंपत्ति को इतना जलील करते हैं, इतना अपमानित करते हैं कि बेचारे वो टूट जाते हैं तीसरे दिन, और गांधी उनको बुला के संतरे का जूस पिला के उनका अनशन तोड़ देते, क्योंकि गांधी को डर था कि अगर युवा दंपत्ति अनशन शुरू कर देंगे तो मेरे ऐसे कई चेले अभी भी हैं जो इस सत्याग्रह की राह पर और अनशन की राह पर चलकर पूरे देश में एक माहौल बना सकते हैं। गांधी बार बार ये दलील देते रहे कि मेरी सुनता कौन है। तो जब आप टकराते हो, जो व्यक्ति दुनिया की सबसे, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता से वो टकराया, मोहनदास करमचंद गांधी, तो नेहरू और पटेल से टकराने में क्यों डर लग रहा था भाई? करते ना अनशन, अनशन फ्लॉप होता तुम्हारा सत्याग्रह फ्लॉप होता, लेकिन हारने से क्यों डरना? सत्याग्रह तो बहुत सारे उनके असफल साबित हुए, लेकिन किए थे ना। तो अनशन और सत्याग्रह बंटवारे के खिलाफ क्यों नहीं किया? दूसरा मौका आया 14, 15, 16 जून, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंदर विभाजन का प्रस्ताव पारित होता है। तो जब प्रस्ताव पारित होने वाला होता है, तो क्योंकि कांग्रेस में भी हिंदूवादी नेता थे, बहुत कम लोग जानते थे, हमें बताया गया कि कांग्रेस सिर्फ एक कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस है वैसी कांग्रेस रही होगी। तो उस सभा के अंदर हिंदूवादी नेता जो होते हैं वो इस तरह के भाषण देते हैं बंटवारे के खिलाफ कि माहौल बन जाता है और एक ऐसा लगता है कि पूरा जो है बंटवारे के खिलाफ वोटिंग हो सकती है। तो नेहरू और पटेल मिलकर अचानक गांधी को 15 जनवरी को भाषण देने के लिए मजबूर करते हैं वहां पर, या उसको उनको बोलते हैं, और वो भाषण आप पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पे मौजूद है, संपूर्ण गांधी वांग्मय, उसमें आपको मिल जाएगा। उस भाषण में भी वो हिंदुओं को दोषी ठहराते हैं बंटवारे के लिए, और उस दिन वो चुप रहते हैं। तो ये जो 7 साल 10 महीने तक जो वो रोज बोलते रहे, अगर वो 2 दिन बोलते तो शायद इस देश का बंटवारा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं और बार बार कहता हूं और सोच समझ कर कहता हूं कि जो एक शब्द चलता है ना आज की तारीख में, राजनीतिक जुमलेबाजी, ये जुमले की सरकार है या जुमला है। तो अगर भारतीय राजनीति का पहला कोई जुमला था तो वो जुमला था पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। इससे बड़ा राजनीतिक जुमला नहीं हुआ कोई। एक ब्रिटेन के बहुत बड़े पत्रकार थे लियोनार्ड मोस्ले। लियोनार्ड मोस्ले ने एक बुक लिखी है, ब्रिटिश राज के अंतिम दिन, उसका हिंदी अनुवाद भी मौजूद है। उन्होंने 1960 में नेहरू का इंटरव्यू लिया। तो नेहरू से उन्होंने पूछा कि आप बंटवारे के लिए सहमत कैसे हो गए आप लोग? तो नेहरू ने 3-4 बातें कही उसमें, कि एक तो हम लोग बुढ़े हो गए थे, हम लोगों में लड़ने की क्षमता हमारी खत्म हो रही थी, हम जेल जाने से डर रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात नेहरू उस वक्त उस इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर हमें गांधी ने बोला होता कि इसका विरोध करो तो हम एक नया आंदोलन छेड़ते। तो नेहरू कह रहे हैं कि गांधी ने उन्हें कभी बोला ही नहीं कि बंटवारे का विरोध करो, और गांधी कहते हैं कि ये मेरी सुनते नहीं थे। तो कितना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। तो
इससे एक पूरा चैप्टर लिखा है, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और कुछ आखिरी एक पन्ना मैं पढ़ देता हूं, और अगर मैं फैज का कोई शेर पढ़ूं तो किसी को आपत्ति तो नहीं है? तो मैं शायर आजम बैठे हुए इसलिए पूरा पूछ लूं तुफैल भाई से। तो पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा एक चैप्टर है मेरी बुक में, और इसको पढ़ के मैं खत्म कर रहा हूं। उसका एक पेज पढ़ूंगा सिर्फ मैं, आपने इतना धैर्य रखा थोड़ा सा, और पेज नंबर 93, और ये उसका चैप्टर का सब चैप्टर है। उसका मैंने सब हेडर दिया है, आधी रात की नियति और दाग दाग उजाला। ये मैं पढ़ के सुना देता हूं। उसको मैंने लिखते वक्त जो अखबारों की रिपोर्टिंग थी उसकी मैंने मदद ली है, कुछ थोड़ी सी मैंने लियोनार्ड मोस्ले की बुक की मदद ली है, और थोड़ा सा कुछ मैंने फ्रीडम एट मिडनाइट से भी हिस्सा लिया है, उसको मिला जुला के मैंने लिखा है इसको। दिल्ली 14 अगस्त 1947 की रात, 200 वर्ष की गुलामी के बाद भारत आजाद हो रहा था। रात के 12 बजते ही सेंट्रल हॉल में भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा कि कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था, और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। आधी रात के समय जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। आधी रात में नेहरू जिस सुबह के सपने दिखा रहे थे, वह कुछ लोगों के लिए भयानक मंजर लेकर आने वाली थी। अमृतसर, 15 अगस्त 1947 की सुबह। रेलवे स्टेशन पर बेतहाशा भीड़ थी। लाहौर से आने वाली गाड़ी का समय हो गया था। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ पाकिस्तान से आने वाले अपनों के इंतजार में खड़ी थी। ट्रेन की सीटी चित्कार कर अपने आने का ऐलान कर रही थी। स्टेशन मास्टर छेनी सिंह भीड़ को चीरता हुआ प्लेटफॉर्म के कोने पर पहुंचा, और लाल झंडी दिखाकर उसने ट्रेन के रुकने का इशारा किया। लोहे के पहियों की रगड़ने की कर्कश आवाज के साथ ट्रेन वहां पर रुक गई। छेनी सिंह ने एक अजीब सा दृश्य देखा। ट्रेन के 8 डब्बों में कोई हलचल नहीं थी। एक भी यात्री नीचे नहीं उतरा। उतरता भी कैसे? उस गाड़ी में एक भी जिंदा इंसान नहीं था, बस लाशें ठुसकर आई थी। छेनी सिंह एक डब्बे के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य देखकर उसका जी मचल गया। सीटों पर, फर्श पर कटी फटी खून से सनी लाशें पड़ी थीं। किसी का गला कटकर अलग हो गया था, तो किसी के सीने पर खंजर के गहरे घाव थे। कुछ बच्चे जो जिंदा बच गए थे, वो अपनी मां के बेजान शरीरों पर उनके स्तन ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो मिलते कैसे? उन्हें तो काट दिया गया था। अचानक छेनी सिंह को इन लाशों के बीच घुटती हुई कुछ आवाजें सुनाई दी। छेनी सिंह पूरी ताकत से चीखा, डरो मत, अमृतसर आ गया है। ये बातें सुनकर कुछ जिस्म जिंदगी पाने की उम्मीद में हल्के हल्के हिलने लगे। ये देखकर छेनी सिंह घबरा गया। वह नीचे उतरा। उसने ट्रेन के डब्बे को ध्यान से देखा। उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, नेहरू और पटेल को हमारी सरकार की तरफ से आजादी का तोहफा। देश आजाद हो गया था, और ये आजादी की पहली मुबारकबाद थी। अगर उस सुबह वहां पड़ा कोई बेजान जिस्म अगर उस वक्त वहां पड़ा कोई बेजान जिस्म बोल पाता, तो वो चीख चीख कर यही कहता, ये देखो बापू, आपकी लाश पर तो नहीं, लेकिन मेरी लाश पर पाकिस्तान बन गया। शायद इसी सुबह के लिए मशहूर शायर फैज ने लिखा था कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। धन्यवाद। भाषण छोटा रखने में एक महत्वपूर्ण बात भूल गया था, किसी ने भेजा है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो बता देता हूं। हमको ये चीख चीख कर बताया जाता है ना 1984 में क्या हुआ था। गुजरात दंगों की अभी तक बात होती है, मुजफ्फरनगर के दंगों की बात होती है, लेकिन गांधी की मृत्यु के बाद जो नंगा नाच कांग्रेसियों ने किया था, ब्राह्मणों का नरसंहार किया था, उस पर भी एक पूरा चैप्टर ब्राह्मणों का नरसंहार इसमें है। और मुझे बताते हुए थोड़ा सा सुकून महसूस होता है कि 4-1 साल पहले इस विषय पर मैंने काम करना शुरू कर दिया था, तब से इस पर लगातार लेख लिख रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, अपनी पुस्तक में भी इसका जिक्र किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 जनवरी को गोडसे के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाता है पुलिस को, लेकिन तभी पुलिस पकड़ नहीं पाती। और जब वो शाम को 5:17 पर गांधी को गोली मारता है, तो उसके महज 2 घंटे के अंदर पूरे भारत में गोडसे की जन्मपत्री पहुंच जाती है। पूरे महाराष्ट्र के गांव गांव तक एक खबर कांग्रेसियों के सिस्टम द्वारा पहुंचा दी जाती है कि गोडसे का नाम क्या है, उसका पेशा क्या है, उसकी जाति ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में भी उपजाति उसकी चितपावन ब्राह्मण है। ये महाराष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंच जाती है। उसके बाद नंगा नाच शुरू होता है गांधी के तथाकथित अहिंसा के पुजारियों का। घरों से खींच खींच के, जिनके सरनेम जोशी थे, रनाडे थे, आप्टे थे,
उनको खींच खींच के निकाला जाता है, मारा जाता है, कत्लेआम मचता है। और जब मैं रिसर्च में घुसा तो मुझे रिकॉर्ड्स नहीं मिले। हर जगह लिखा होता है एंटी ब्राह्मण राइट्स हुए, ये जिक्र है, लेकिन डेथ टोल जो एक कॉलम होता है कितने लोग मरे, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो गांधी के अहिंसावादियों की जो भीड़ थी, इसने सबसे पहले जब सुबह जो 31 जनवरी की सुबह थी, सावरकर सदन को घेर लिया। सावरकर सदन शिवाजी पार्क में है। तो वीर सावरकर के घर पे पहला हमला होता है, लेकिन वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और वो हमला नाकाम हो जाता है। तो सिर्फ लाइब्रेरी में तोड़फोड़ होती है, पत्थरबाजी होती है, वो निकल जाते हैं। उसके बाद पढ़ के सुना देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा, विस्तार हो जाएगा, उसमें थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। तो उसके बाद भीड़ जो है वो नारायण सावरकर के घर को घेर लेती है, जो सावरकर के घर के 2 गलियां पीछे था। नारायण सावरकर कौन थे? डॉक्टर नारायण सावरकर एक डॉक्टर थे। ना सिर्फ उन्होंने अपने मेडिकल के क्षेत्र में समाज सेवा करी थी, बल्कि वो अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह ही क्रांतिकारी विचारों के थे। और कई क्रांतिकारियों से संपर्क थे और भारत की आजादी में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था, उनके 2 बड़े भाइयों की तरह ही। क्योंकि जब काला पानी हो गया, पूरे परिवार की संपत्ति नीलाम हो गई, तो किस तरह से उन्होंने परिवार को संभाला, अपने भाई के लिए, अपने दोनों भाइयों के लिए वो संघर्ष करते रहे। गांधी भी कई पत्रों में उनका जिक्र करते थे। डॉक्टर नारायण सावरकर का एक बहुत बड़ा नाम थे। तो भीड़ ने पहले नारायण सावरकर के घर पर जब हमला किया तो पहले तो पत्थर बरसाए। जब उन्हें लगा कि कोई घर से बाहर नहीं निकला तो भीड़ दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गई और नारायण सावरकर को उस तरह से खींचकर बाहर लाया गया जैसे किसी चोर डकैत को या बच्चा चुराने वाले की जब मॉब लिंचिंग होती है ना, ऐसे उनको घर से बाहर से खींचकर निकाला गया। और सड़क पर उनको तब तक पत्थर मारे गए जब तक कि वो अपनी मौत के मुंह में नहीं पहुंच गए। उन चोटों से डॉक्टर नारायण सावरकर कभी नहीं उभर पाए और कुछ महीनों बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। तो किसी मॉब लिंचिंग में अगर पहली कोई मौत होती है, पहली मॉब लिंचिंग तो बता दी गांधी की हुई थी, लेकिन असफल हो गई थी। भारत की किसी मॉब लिंचिंग में अगर किसी व्यक्ति की मौत हुई है तो डॉक्टर नारायण सावरकर है। डॉक्टर नारायण सावरकर क्या ऐसी मौत डिजर्व करते थे? अगर किसी व्यक्ति का भाई का नाम आया तो क्या उसके परिवार के साथ ये करेंगे? और क्या उस व्यक्ति ने जो देश की सेवा करी थी वो सारी सेवाएं भूल जाओगे? उसको खींच कर लाया गया और तब तक पत्थर मारे गए, बेदर्दी से मारा गया। और नारायण सावरकर उसके बाद कभी उभर नहीं पाए। और इस देश में मॉब लिंचिंग पहली होती है, लेकिन इसका जिक्र नहीं आता है, इसकी बात नहीं करते, क्योंकि मॉब लिंचिंग करने वाले गांधीवादी कांग्रेसी थे। जो अहिंसा की बातें करते हुए आज तक सुनाई देते हैं, ये वो लोग थे। जी, दुर्भाग्य से हिंदू ही थे। तो इस तरह से किया गया। और वीर सावरकर को किस तरह से फंसाने की कोशिश की, दिगंबर बड़गे मैंने आपको नाम लिया था, उसके नाम के आधार पर जो है वो वीर सावरकर को खिलाफ पूरा केस बुना गया और उसमें वो असफल हो गया। अब आपसे लोग, मैं आपको इसलिए बात बताता हूं क्योंकि जब आप हॉल से बाहर निकलेंगे और जब अपने सार्वजनिक जीवन में जब आप जाएंगे, अपने दफ्तरों में जाएंगे या कॉलेज के स्टूडेंट या पार्क में आप जब टहलने के लिए जाते होंगे, तो आपकी जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं वो 3-4 ही सवाल पूछते हैं कि आरएसएस का हाथ था जी गांधी की हत्या में। तो भाई हाथ था, वीर सावरकर का हाथ था भाई, आप कहते हो हाथ था इनका, तो तुम्हारी सरकारें रही। सरदार पटेल तो सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे आरएसएस के लिए भाई, वो तो 1950 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद 14 साल तक नेहरू प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद करीब करीब 17 साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, 5 साल राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, 10 साल सोनिया गांधी की सरकार से रिमोट चली। अब राहुल गांधी इस तरह की बातें करते, भाई तुम्हारे हाथ में सरकार थी, जांच आयोग बैठाते ना, सावरकर पर अपराध सिद्ध करते, संघ पे अपराध सिद्ध करते, कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला। यह स्थिति थी कि सिर्फ सावरकर को राजनीतिक तौर पर खत्म करने के लिए, और हुआ भी है, नेहरू अपनी साजिश में कामयाब हुए। डॉक्टर अंबेडकर भी जान रहे थे, उन्होंने कई बार ये कहा कि सावरकर को फंसाने के लिए नेहरू ये साजिश रच रहे हैं। तो भाई तुम्हारी सरकारें थी, जांच करवाते ना, साबित करते ना। लोअर कोर्ट ने सावरकर को, वीर सावरकर को बाइज्जत बरी कर दिया। यह सरकार का केस इतना कमजोर था कि ये हाई कोर्ट में उस फैसले को चुनौती नहीं दी। अगर तुम्हारे पास इतने सबूत थे वीर सावरकर के खिलाफ तो जाते ना हाई कोर्ट में, साबित करते ना। ये सिर्फ जुमलेबाजी जो इतने साल से 35-75 साल से चल रही है, जो आज तक राहुल गांधी करते हैं, ये वो है। इसलिए जब भी कोई ये बात करे और हिंदुत्व पे लांछन लगाए तो आपको कहना है कि गांधी की हत्या की इकलौती वजह थी मुस्लिम तुष्टीकरण। और जब जब इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहेगा, इस तरह की घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। इसलिए सबसे पहले मुस्लिम तुष्टीकरण पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये देश कीमतें चुकाता रहेगा। मुझे लगता है सभी सवालों के जवाब हो गए।
तो अब अनुमति चाहूंगा। सर इसमें है चैप्टर नंबर 3। 489 रेफरेंसेस के साथ ये किताब आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर दे रही है। एक मुहावरा पढ़ा था कि होनहार बीरवान के हो चिकने पात। जिसने भी प्रखर भैया का नाम प्रखर रखा था, उन्होंने बड़ा चुन के रखा था। इन्होंने इस किताब में लिखा है कि गांधी वध को रोका जा सकता था। अभी इन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस का एक अदना सा सिपाही यदि उसको ये चीजें पता लग जाती तो वो गांधी वध को रोक सकता था। फिर एक ऐड आता है कि दाग लगने से यदि अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं ना, दाग लगने से कुछ अच्छा है तो अच्छा ही है ना। तो एक बार तो उस समय की पुलिस जो भी ये सब रहे, उनकी अकर्मण्यता के लिए तालियां आप लोगों को बजाई देनी चाहिए। नाथूराम गोडसे ने गांधी पे खुद गोली चलाऊंगा ये कभी नहीं सोचा था। और मेरे गुरु कहते हैं कि नाथूराम गांधी को मारने से पहले हजारों बार मरे होंगे। उनके परिवार की किसी महिला का बलात्कार नहीं हुआ था। उनके खानदान की किसी महिला का नग्न काफिला लाहौर से दिल्ली के लिए रवाना नहीं हुआ था। और जिस दिन मदनलाल पहवा ने बम फोड़ा, उस दिन जो उसके बाद 2 जने गोली चलाने वाले थे वो थोड़े समझदार हो गए। उनको लगा हम फंस जाएंगे, गोडसे तो बच ही जाएगा। जब गोडसे जी वहां से ग्वालियर रवाना हुए, रात को जब सोए और सुबह उठे तो उन्होंने अपने साथी से तुरंत उठते ही कहा, अब की गांधी को गोली मैं मारूंगा। आप लोग बहुत सारे